हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पेपर सीटेट का सेकंड पेपर है वो 2022 का हम लेके आए हैं। तो सीडीपी का है। तो चलिए समय को न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो हमारा होगा अंतर्वैयक्तिक कौशल। ऑप्शन हमारा ए सही है, अंतर्वैयक्तिक कौशल। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत व्यक्ति का संवेगों के बारे में पता होना, नियंत्रण करना, व्यक्त करना और आंतरिक रूप से पारस्परिक संबंधों को संभालने की क्षमता को शामिल किया गया है तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल दूसरे लोगों के इरादों, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता से संबंधित है। अतः अंतर्वैयक्तिक कौशल संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा डी, जिसमें से हमारे ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। तो कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? तो आनुवंशिकता है, भौतिक वातावरण है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चों के विकास को आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक ये तीनों प्रभावित व निर्धारित करते हैं। बालक को अपने माता पिता से जो भी गुण प्राप्त होता है वो वंशानुक्रम के माध्यम से ही होता है। वातावरण के कारण बालक की मानसिक शक्ति, कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति प्रभावित होती है। बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। अतः निर्धन परिवार के बच्चे अधिक अवसर प्राप्त न करने के कारण पीछे रह जाते हैं, जबकि शहर के बच्चों को बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलने के कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है हमारा, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। और हमारा दूसरा कथन है, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ डी है, ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये दोनों ए और आर गलत हैं, क्योंकि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों में मोटर समन्वय महत्वपूर्ण है। इससे बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने में भी मदद मिलती है तथा मोटर समन्वय के द्वारा बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना जैसी क्षमताओं को प्राप्त करता है। अतः सीखना और विकास एक दूसरे के अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? तो हमारा आंसर होगा डी, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों के बच्चों के विकास में अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि परिवार में बालकों को नैतिकता व सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है, जिससे कि उनमें उत्तम आदतों व चरित्र का विकास होता है तथा समकक्षियों के द्वारा बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है, जिससे कि वो साहसिक कार्यों में भागीदारी लेने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर
लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? हमारा ऑप्शन होगा ए, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका होगा, इसकी व्याख्या करते हैं। एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में है। यह चरण लगभग 12 वर्ष की आयु में शुरू होता है और व्यवस्था में रहता है। औपचारिक चरण में बच्चा गणितीय रूप से सोचने और गणितीय समस्या के रूप या संरचना को समझने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों जैसी डैश होती है। तो हमारा होगा ऑप्शन ए, से गुणात्मक रूप से भिन्न। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों, यहाँ डैश था तो से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है क्योंकि बच्चे परिपक्व होने पर मूल रूप से अलग अलग तरीकों से सोचते हैं, ना कि केवल अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? तो हमारा ऑप्शन है सी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास चरण में व्यक्ति का मानना है कि नियमों में आपसी समझौता शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर नैतिक निर्णयों को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन होगा सही बी, सामाजिक सांस्कृतिक। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण के द्वारा सीखता है तथा समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? तुम्हारा ऑप्शन डी सही है। बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। इस संबंध में लेव वाइगोत्स्की का मचान पाठ या आधारभूत सहायता का एक सिद्धांत है जो एक से अधिक सूचित व्यक्ति की मदद से एक छात्र की जानकारी को सीखने की क्षमता पर केंद्रित है। इसमें शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं और समस्या को हल करते समय बच्चों के किसी बिंदु पर अटकने पर संकेत और इशारे प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है, जबकि जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन हमारा ए, पाढ़। इसकी व्याख्या करते हैं। रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना पाढ़ का उदाहरण है।
स्कैफोल्डिंग एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है। इसकी व्याख्या करते हैं, जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा तथा स्वरूप उसके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। बच्चों को दिया जाने वाला समर्थन या सहयोग तब वापस ले लिया जाता है जब बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी काम को करने लग जाता है। इस प्रक्रिया में बड़े या शिक्षक की तरफ से उस समय समर्थन वापस ले लिया जाता है जब बच्चा उच्च क्षमता आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। हमारा कथन है आर, तर्क है आर। बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन इसका। तो ये है हमारा डी। ए और आर दोनों ही गलत हैं। हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। यह कथन ए और आर पूर्णतः गलत है क्योंकि प्रगतिशील कक्षा बालक की क्षमता में विश्वास रखती है। इसमें बालक को केंद्र में रखकर शिक्षण कार्य कराया जाता है तथा पाठ्यक्रम का स्वरूप लचीला होता है क्योंकि प्रगतिशील कक्षा इस मत में विश्वास करती है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब उन्हें बिना किसी नियंत्रण करके स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा सही ए, तर्क गणितीय बुद्धि। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने, गणितीय संचालन करने और वैज्ञानिक रूप से मुद्दों की जांच करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो किसका बढ़ावा देगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, जेंडर रूढ़िवादिता का। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। जेंडर रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा है जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, सेकंड और थर्ड हमारा सी है। सेकंड है हमारा, यह शिक्षकों को अपने शिक्षास्त्र पर मदद करने पर के अवसर देता है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। इसकी व्याख्या करते हैं। सतत तथा समग्र मूल्यांकन से आशय छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है तथा मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। यह नियमित और एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। अतः सेकेंड एवं थर्ड सही है।
ऑप्शन उसमें का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यय स्मरण को? तो हमारा ऑप्शन होगा डी सही। समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? तो इसकी व्याख्या करते हैं। समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? ऐसे प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यय स्मरण को बढ़ावा देने के, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का कोई रटा रटा उत्तर नहीं होता है। अतः जब ऐसे प्रश्नों के उत्तर के बारे में अपने विभिन्न विचार प्रस्तुत करते हैं तो उनमें तार्किक चिंतन व सृजनात्मक का विकास होता है। समालोचनात्मक चिंतन द्वारा बच्चों में अपसारी सोच का विकास होता है। यह तर्क को नई अपरिचित स्थितियों, विचारों और सुझावों को लागू करने की क्षमता है, जो कि तथ्य, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को, हमारा ऑप्शन होगा ए सही, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए, जिससे कि वो स्वयं को हीन व पिछड़ा न समझते हुए अत्यंत ही उत्साह के साथ उन गतिविधियों में अपनी भागीदारी दिखाते हुए सार्थक अधिगम कर सकें, जिससे कि एक प्रभावी कक्ष का निर्माण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? तो हमारा ऑप्शन होगा सहयोग। इसकी व्याख्या करते हैं हम। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत सरकारी रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। अतः समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति सहयोग है। ऑप्शन हमारा इसकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन होगा ए, एक ऐसा कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्ति भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। इसकी व्याख्या करते हैं। एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्ति भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए, जिसके कि वो स्वयं को महत्वपूर्ण समझ सकें और नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपनी समस्याओं को शिक्षक के समक्ष रखने में सक्षम हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्चे में किसके लक्षण होने की संभावना है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी, डिसलेक्सिया। तो इसकी व्याख्या करते हैं।
एक बच्चों के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्चे में डिसलेक्सिया होने की संभावना है। डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बनती है। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करती, लेकिन बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं, जो एक तरह की अधिगम अक्षमता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता क्या है? तो हमारा ऑप्शन होगा सी। अब सही है, आप सारे ढंग से सोचने की क्षमता। इसकी व्याख्या करते हैं। रचनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने व विचार करने के लिए समर्थ बनाती है। अतः अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता ही रचनात्मकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक रचनात्मकता परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? तो हमारा होगा ऑप्शन ए, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सामाजिक रचनात्मकवाद इस सोच पर आधारित है कि सामाजिक प्रक्रियाएं अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के लिए केंद्रीय हैं। यह ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में मानता है और अधिगम व संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता देता है। इनमें से कुछ सामाजिक पहलू भाषा, संस्कृति, दैनिक जीवन की प्रथाएं, भौतिक वस्तुएं, पारस्परिक संपर्क, सहकर्मी संपर्क, उपकरण और प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो हमारा ऑप्शन होगा सही, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। इसकी व्याख्या करते हैं हम। आंतरिक अभिप्रेरणा स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ाएं और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें। जब हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो हमें प्रलोभन या दंड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गतिविधि स्वयं संतोषजनक और पुरस्कृत होती है। इसे आकांक्षा के स्तर के रूप में भी जाना जाता है। अतः अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है हमारा, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है। तर्क, भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। तो हमारा होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। एक बार फिर से कथन हम और तर्क पढ़ लेते हैं। प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है। भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल है, क्योंकि भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं। अतः जब बालक भावनात्मक रूप से सकारात्मक सोच रखेगा तभी उसमें सार्थक अधिगम संभव हो पाएगा। इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत उन्मुखी विद्यार्थी। तो हमारा ऑप्शन इसमें है सी, जिसमें हमारा फर्स्ट भी सही है, फोर्थ वाला भी सही है। तो आप
फर्स्ट क्या है, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। महारत उन्मुखी विद्यार्थी सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। और फोर्थ है, अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जो विद्यार्थी महारत उन्मुख होते हैं वो प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, उपयुक्त सीखने की रणनीतियों का उपयोग करते हैं तथा ऐसे विकल्प चुनते हैं जो चुनौतीपूर्ण व आकर्षक होते हैं। महारत उन्मुखी विद्यार्थी अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं तथा सीखने की दशा में एक सकारात्मक अभिविन्यास विकसित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने, हमारा ऑप्शन डी सही है, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे कि वो बिना भय के शिक्षकों के समक्ष अपनी समस्याओं को रख सकें तथा उनके हल के उचित समाधान प्राप्त कर सकें। इससे शिक्षक छात्र संबंध दृढ़ होते हैं एवं बच्चों के अधिगम का स्तर शीर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक, ऑप्शन डी सही है, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। तो इसकी व्याख्या, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, क्योंकि खोज विधि में छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं। शिक्षक का कार्य केवल पथ प्रदर्शक का होता है जो उचित समय पर गलतियां सुधारने में सहायता करता है। छात्र जैसे जैसे कार्य तथा प्रयोग करते जाते हैं वैसे वैसे ही उन्हें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है और इस प्रकार वो सार्थक व प्रभावी अधिगम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है, ऑप्शन हमारा ए फर्स्ट सही है, एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है। सेकंड भी सही है, परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी होती है। और हमारा फोर्थ भी सही है, नहीं सॉरी, फर्स्ट और सेकंड ही सही है। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण एक प्रगतिशील कक्षा का है जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर दिया जाता है एवं उनकी सक्रिय भागीदारी होती है तथा इसके साथ ही यह परंपरागत कक्षा भी एक उदाहरण है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन हमारा है, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तर्क है, आर, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में
किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये कथन गलत है, क्योंकि यदि बच्चों से उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी तो उनमें सामाजिकरण की सीख नहीं प्राप्त हो पाएगा और वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह तर्क भी गलत है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की अधिगम में कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को हमारा ऑप्शन होगा सी सही है, संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। इसकी व्याख्या करते हैं। छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके, क्योंकि जब बच्चे गतिविधियों को करके सीखेंगे तो उनमें स्थायी समझ का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? तो हमारा ऑप्शन है सही ए, ठोस से अमूर्त। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त क्रम में मदद मिलती है, अर्थात पहले वो दृश्य सामग्रियों को देखकर अपनी समझ को अमूर्त धारणाओं के प्रति विकसित कर लेते हैं एवं परिकल्पनात्मक तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये रहा 30 क्वेश्चन CDP के। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको भाई बहनों पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम SST के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमें आपको कोई भी सुझाव देना है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।